स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कीरेलिटी एंड कीरेल मॉलिक्यूल्स। तो फर्स्ट लाइन कहती है कि द मॉलिक्यूल्स विच डू नॉट हैव एनी टाइप ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। ऐसे कीरेल मॉलिक्यूल्स जो हैं किसी भी टाइप की जो है एलिमेंट सिमेट्री शो नहीं करती हैं, ठीक है कि नहीं। सो इनको बोलते हैं एसिमेट्रिकल या फिर कीरेल मॉलिक्यूल। सेकेंड लाइन, दीज मॉलिक्यूल्स कैन रोटेट प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट, यानी पीपीएल यानी कि प्लेन पोलराइज लाइट को ये रोटेट नहीं करते हैं। दे शो ऑप्टिकल एक्टिविटी। अच्छा, करते हैं और ऑप्टिकल एक्टिविटी शो भी करेंगे। जब प्लेन पोलराइज लाइट को ये रोटेट करेंगे तो ऑब्वियसली एक्टिविटी भी शो, ऑप्टिकल एक्टिविटी भी कहलाएंगे। सच टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड कीरेल मॉलिक्यूल। इस टाइप के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको कीरेल मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और इस प्रॉपर्टी को, सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टी है, इसको कीरेलिटी कहा जाता है। These compounds show optical isomerism and these isomers are mirror image। ये optical isomers होते हैं, mirror image बनाते हैं each other, do not superimpose। और ये mirror image एक दूसरे पर superimpose नहीं होते हैं, एक दूसरे पे फिट नहीं होते हैं। मतलब लेफ्ट का राइट में दिखेगा, राइट का लेफ्ट में नजर आएगा। वन आइसोमर इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड अदर इज लेवोरोटेटरी। एक आइसोमर डेक्स्ट्रोरोटेटरी होगा डी टाइप और दूसरा आइसोमर होगा लेवोरोटेटरी यानी एल टाइप। द वर्ड कीरेल इज डेराइव्ड फ्रॉम ग्रीक। ये ग्रीक वर्ड से डेराइव्ड हुआ है, उत्पन्न हुआ है। कीर यानी विच मीन्स होता है हैंड। कीरेल कार्बन अनसिमेट्रिकल कार्बन जो होता है जिसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट होती हैं। जो कार्बन की वैलेंसी होती हैं चारों, वो अलग अलग होती हैं, ठीक है कि नहीं। एंड इसको हम सी स्टार से शो कर सकते हैं कीरेल कार्बन को। अब अगर बात करें जनरली द मॉलिक्यूल इन विच कीरेल कार्बन इज प्रेजेंट इज अनसिमेट्रिकल एंड इट इज शो ऑप्टिकल आइसोमर्स। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो कार्बन नजर आ रहा है आपको, कीरेल कार्बन है ये, ठीक है कि नहीं। और इसकी चारों वैलेंसी देखो अलग अलग है। यहाँ पे COOH है, यहाँ पे H है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे CH3, चारों वैलेंसी अलग अलग है, इसलिए ये कीरेल कार्बन है। तो फिर इसका जो मिरर इमेज बना, तो वो देखिए मिरर इमेज है ये, ठीक है, जो कि लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट नजर आ रहा है आपको। यहाँ पे राइट साइड में H है तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में हो गया। ये CH3 यहाँ पे लेफ्ट साइड में है तो यहाँ पे राइट साइड में हो गया। सुपर इम्पोज नहीं होगा, इसको उठा के इसके ऊपर रखोगे तो ये ऐसे कैसे फिट नहीं होगा। ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन पे नहीं आएगा, ये जाएगा यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है कि नहीं, उठा के जब रखोगे आप। तो इसका मतलब ये सुपर इम्पोज नहीं है लेकिन मिरर इमेज जरूर है। इसी टाइप से ये सेकेंड एग्जाम्पल है, इसमें ये कीरेल कार्बन है, क्लियर। नेक्स्ट है यहाँ पे ये थर्ड एग्जाम्पल है, इसमें ये कीरेल कार्बन है, ये कीरेल कार्बन है और ये इसका मिरर इमेज है, क्लियर। यहाँ पे आइडेंटिकल फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो जनरली सेम होती हैं। दे हैव डिफरेंट इन देयर रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज, लेकिन ये डिफरेंट रोटेशन करते हैं प्लेन पोलराइज लाइट को। अच्छा, ऑप्टिकल आइसोमर से शो करते हैं ये। अब मैग्नेटिक तो रोटेशन इज द सेम बट अपोजिट डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड जो रोटेशन होता है वो तो सेम होता है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन होता है रोटेशन का। कंपाउंड्स विच हैव टू स्टेरियोजेनिक सेंटर, ऐसे कंपाउंड जिनमें दो स्टेरियोजेनिक सेंटर होते हैं। स्टेरियोजेनिक सेंटर मतलब दो कीरेल सेंटर होते हैं, दो कीरेल कार्बन होते हैं, यूं कह दीजिए आप चाहे तो, ठीक है ना। दो कीरेल कार्बन होते हैं, दो स्टेरियोजेनिक सेंटर होते हैं, दो कीरेल सेंटर होते हैं, ठीक है कि नहीं। तो इनके अंदर हम अगर किसी भी मॉलिक्यूल के दो कीरेल सेंटर हैं, दो स्टेरियोजेनिक सेंटर हैं, उसके अंदर आइसोमर्स बनाएं तो इनके आइसोमर्स कितने बनेंगे, वो बनेंगे 2n²। इससे हम आइसोमर्स पता कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं। अगर दो सेंटर हैं, स्टेरियोजेनिक सेंटर दो हैं, तो n कितना हो गया, 2 हो गया। तो 2 का स्क्वायर करो आप तो कितना आ जाएगा, 4, यानी 4 आइसोमर बनेंगे यहाँ पे, है ना। तो ये देखिए आप एग्जांपल में देख सकते हैं इस टाइप के दो टाइप। देयर आर 2 टाइप्स व्हेन बोथ कीरेल कार्बन्स हैव डिफरेंट एटम्स या ग्रुप। दोनों कीरेल कार्बन के जो ग्रुप लगे हुए हैं वो डिफरेंट हो। देखो इस कीरेल कार्बन के देखो यहाँ पे
इधर मेथिल है, इधर Cl और H है, जबकि इस किरेल कार्बन में ClH तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे OH ग्रुप है, तो डिफरेंट ग्रुप हो गया दोनों का, ठीक है कि नहीं। तो दोनों का डिफरेंट ग्रुप का मतलब है, देखो आप इसको बीच में से यहाँ तोड़ो तो इधर वाला और इधर वाला सेम ग्रुप नजर नहीं आ रहा ना, इट मीन दोनों स्टेरियोजेनिक सेंटर अलग अलग ग्रुप से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे N=2 होगा, 4 आइसोमर्स बनेगा। फर्स्ट आइसोमर ये Cl है, ये H है, ये उल्टा हो गया, ये Cl की जगह H आ गया और H की जगह Cl आ गया, अपोजिट हो गया लेफ्ट टू राइट। जो ये होता है थ्रियो रूप, थ्रियो टाइप, ये इरिथ्रो टाइप है। इसमें Cl एक तरफ है, यहाँ मिरर इमेज में ये लेफ्ट साइड में आ गया, ठीक है। बट इसमें भी Cl ग्रुप एक ही साइड में है, दोनों सेम ग्रुप दोनों सेम ग्रुप एक साइड में है, इसमें भी दोनों सेम ग्रुप एक साइड में है। इस टाइप का जो रूप होता है उसको बोलते थ्रियो आइसोमर। और इसमें देखिए आप, इसमें Cl यहाँ पे है तो यहाँ पे Cl अपोजिट डायरेक्शन है, यहाँ पे भी अपोजिट है, ये यूं है अपोजिट है, ये D है, ये L है, बट ये अपोजिट डायरेक्शन में जब होता है तो उसको बोलते हैं थ्रियो रूप। और जब सेम डायरेक्शन में होता है, ये देखो यहाँ पे राइट साइड में, इसमें भी ये दोनों के दोनों लेफ्ट साइड में, ये D टाइप है, ये L टाइप है, बट ये दोनों सेम ग्रुप, दोनों किरेल के सेम ग्रुप एक ही साइड में, इसमें भी दोनों किरेल के सेम ग्रुप एक ही साइड में, ये इरिथ्रो टाइप होता है, ठीक है। ये जो चीज़ें मैंने बोली हैं वो सारी डेरिवेशन यहाँ पे लिखी हैं, ये नोट में देखो थ्रियो और इरिथ्रो के बारे में लिख रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सेकंड टाइप जो था वो था बोथ किरेल कार्बन हैज सेम एटम और ग्रुप। इसके अंदर दोनों किरेल कार्बन से जुड़े हुए ग्रुप सेम होंगे। आप देख सकते हैं ये एग्जांपल है, यहाँ पे इस एग्जांपल को आप बीच में से कट कर दीजिए तो इस तरफ का जो ग्रुप है आपको ये नज़र आ रहा है, ये सेम ग्रुप ऐसा है, ये वाला ग्रुप सेम है, ठीक है ना। जबकि इस पीछे वाले एग्जाम्पल में सेम नहीं थे, यहाँ पे दोनों सेम है, किरेल कार्बन से जुड़े हुए दोनों ग्रुप सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे भी अपन आइसोमर्स फाइंड कर लेंगे, कितने आइसोमर बनेंगे, 4 आइसोमर बनेंगे। N=2 है, 2 किरेल सेंटर है, सो डैट N=2 है और उसकी N2 की पावर N 2 लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 4 आइसोमर्स बन रहे हैं इसमें। देखिए यहाँ पे OH ग्रुप, ये ऊपर वाला OH ग्रुप, ये नीचे वाला OH ग्रुप, यहाँ पे मिरर इमेज में ये उल्टे हो गए, ये इस तरफ आ गया, ये राइट साइड में आ गया, लेकिन है अपोजिट डायरेक्शन में, सो ये थ्रियो रूप हो गया। कौन सा रूप हो गया, थ्रियो रूप हो गया। इसमें दोनों OH ग्रुप जो हैं सेम साइड में, यहाँ पे भी उन दोनों OH ग्रुप सेम साइड में है, ठीक है कि नहीं, बट हैं अपोजिट। तो मिरर इमेज तो है, ये इरिथ्रो रूप हो गया। लेकिन इसमें देखिए आप एक चीज़ देखिए, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है। यहाँ पे ये लाइन खींचेंगे तो ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट सेम है, इसमें भी प्लेन और ये मिरर इमेज तो है, लेकिन ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं है, क्योंकि ऑप्टिकल एक्टिविटी कंपाउंड नहीं है, क्योंकि ऑप्टिकल एक्टिविटी कंपाउंड होने के लिए शर्त यह है कि कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी, कोई भी एलिमेंट सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। जबकि इसमें एलिमेंट प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, यानी एलिमेंट सिमेट्री प्रेजेंट है, इसलिए ये मिरर इमेज तो हैं एक दूसरे के, लेकिन ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं है। इस थ्योरी के अंदर यही चीज़ लिखी हुई है जो मैंने बोला है, ठीक है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला कहता है 3D स्ट्रक्चर को, 3D जो स्ट्रक्चर है, 3D स्ट्रक्चर को 2D के अंदर कन्वर्ट करने के लिए, 2D में शो करने के लिए, 3D को कैसे हम 2D के अंदर शो करेंगे वो फिशर प्रोजेक्शन बताता है। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले के बारे में यही चीज़ है। तो देखिए इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा फिशर प्रोजेक्शन में कि हम 3D स्ट्रक्चर को 2D में शो करने के लिए क्या करेंगे, एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजेंटल लाइन खींचेंगे, ठीक है कि नहीं। जो प्लेन से दूर है वो आपके आएंगे हॉरिजेंटल लाइन पे, यानी यहाँ पे जो कार्बन बीच में, और जो आपके प्लेन पे हैं, जो ग्रुप प्लेन पे हैं वो आएंगे वर्टिकल लाइन पे, मतलब यहाँ पे, और बीच में यहाँ पे आएगा आपका किरेल कार्बन या कार्बन समझ लीजिए। अब मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं। इसमें यहाँ पे देखिए एग्जांपल है
COOH और CH3H और OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसके किरेल कार्बन है ना। ये 3D स्ट्रक्चर है, ये इसका 3D रूप है जिसको हमने बना रखा है। अब इसमें ये जो दोनों हैं ये आपकी आइज की तरफ हैं, तो जो आइज की तरफ होगा ये हॉरिजेंटल पे आएगा। किस पे आएगा? हॉरिजेंटल पे, मतलब O और H हॉरिजेंटल लाइन पे आप देख सकते हो, ये हॉरिजेंटल लाइन हो गई, इस पे ये OH आ गया और इस पे ये H आ गया, ठीक है। और ये जो बाकी बच गया ग्रुप प्लेन में जो ग्रुप है, ठीक है, बिहाइंड द प्लेन बोल सकते हो आप, ये अबोव द प्लेन है, तो ये बिहाइंड द प्लेन जो है ये आ गया आपका वर्टिकल लाइन पे, यानी यहाँ पे ये वर्टिकल लाइन हो गई ये, और ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो दोनों चीज़ें आपके समझ में आएगी, अबोव द प्लेन हॉरिजेंटल लाइन पे और बिहाइंड द प्लेन वो आएगा आपका वर्टिकल लाइन पे। चलिए, ये फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला था। इसी टाइप से ये एक एग्जांपल ये देख सकते हो आप, ठीक है। अब कुछ फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले की कुछ बातें हैं जिसके बारे में उन्होंने कहा कि ऐसा जो कुछ पॉइंट्स हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए कि फर्स्ट ऑफ तो जो फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला है उसको कभी भी मूव नहीं करवाना चाहिए, ना ही कभी उसको प्लेन से उठाना चाहिए, ठीक है ना ही उसको रोटेट करना चाहिए, ना तो उसको मूव कराना चाहिए, ना उसको उठाना चाहिए प्लेन से, ना रोटेट करना चाहिए, क्योंकि फिर उसका स्ट्रक्चर बदल जाएगा, उसका 3D ज्योमेट्री चेंज हो जाएगी। एंड ये कह रहा है कि फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला जो होता है उसको 90 डिग्री और 270 डिग्री पे नहीं रोटेट करना चाहिए। 90 डिग्री और 270 डिग्री पे अगर हम उसको रोटेट करेंगे तो उसका जो है मिरर, उसका जो इमेज बनेगा, ऑप्टिकल आइसोमर बनेगा, वो वैसा का वैसा ही प्राप्त अपन को हो जाएगा, वापस से वही जनरेट हो जाएगा उसका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसके अलावा उसको 180 डिग्री पे रोटेट नहीं करना चाहिए आइडेंटिकली, उसको 180 डिग्री पे उसको रोटेट कर सकते हैं, आइडेंटिकली घुमा सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने पर जो है उसका 3D रूप नहीं चेंज होता, उसका 3D स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता है, क्योंकि 180 पे घुमाने पर वो ऐसे कैसे पूरा का पूरा जो घूम जाएगा, तो उसका 3D स्ट्रक्चर नहीं बदलेगा। जो वर्टिकल पे है वो वर्टिकल पे रहेगी, जो हॉरिजेंटल लाइन पे है वो हॉरिजेंटल लाइन पे रहेगा 180 डिग्री पे घुमाने पर। देखो यहाँ पे 180 डिग्री पे मैं घुमा के बताता हूँ, ये जैसे ये एग्जांपल है, इसको देखिए आप, ये एग्जांपल है, इसमें इसको 180 डिग्री पे मैं घुमाऊंगा, इस H और NH2 को जब घुमाऊंगा तो ये 180 डिग्री पे घूम के ये तो आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा यहाँ पे, देन ये हो जाएगा COOH CH3 और यहाँ पे आ गया H और यहाँ पे आ गया NH2। तो देखिए ये चीज़ हॉरिजेंटल पे थी, अभी भी हॉरिजेंटल पे ही है, और ये चीज़ वर्टिकल पे अभी भी वर्टिकल पे है 180 रोटेट करने के बाद भी। तो इसलिए ये कह रहा है कि 180 डिग्री पे अपन उसको रोटेट कर सकते हैं, क्लियर। इसके अलावा ये कह रहा है कि किरेल जो कार्बन है उससे जुड़े हुए जो ग्रुप है उनको 2 बार एक दूसरे में इंटरचेंज करें, ठीक है ना। तो देखो हमें D और L रूप हमें प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो D लैक्टिक एसिड है, इस हाइड्रोजन को इस मैथिल की जगह इंटरचेंज किया, इस हाइड्रोजन को इस मैथिल की जगह, मैथिल को इस हाइड्रोजन की जगह इंटरचेंज कर दिया, तो ये आ गया आपका, ठीक है कि नहीं। फिर इस हाइड्रोजन को इसके साथ 2 बार इंटरचेंज कर दिया OH के ग्रुप के साथ में, तो आपका फाइनली ये बन गया D लैक्टिक एसिड, ठीक है ना। D लैक्टिक एसिड से पहले L लैक्टिक एसिड बना, फिर एक बार और इंटरचेंज कर देंगे तो वापस से D लैक्टिक एसिड अपन को मिल जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ DL नोमेनक्लेचर सिस्टम। इन्होंने इसमें हम छोटा सा, कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है ये, तो आप थोड़ा सा समझ लीजिए बेसिक चीज़। रेजोनेम ने इसके बारे में बताया था। तो इसमें क्या कहा कि किसी भी जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं या फिर जो इस टाइप के आइसोमर शो करते हैं उनको हम क्या करें कि किसी से कंपेरिजन करें, कि किसी से हमने उसको डिराइव्ड किया है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे गिल्सरी एल्डिहाइड है, ये गिल्सरी एल्डिहाइड का D फॉर्म है, ठीक है ना, राइट साइड में OH है, यहाँ पे OH ग्रुप जो है राइट साइड में आप देख सकते हैं। तो ये D गिल्सरी एल्डिहाइड है। अब इसका हमने बनाया मिरर इमेज, तो ये बन गया आपका L गिल्सरी एल्डिहाइड, ठीक है ना। यहाँ पे OH आ गया लेफ्ट साइड में। अब इससे कंपैरिजन करके और मॉलिक्यूल्स को अपन समझें तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो COH ग्रुप जुड़ा हुआ है, नीचे का पोर्शन ऐसे कैसे रखेंगे अपन, तो देखो ये देखिए CHO है ना, इसका ऑक्सीडेशन करवा दिया तो यहाँ पे COOH हो गया, नीचे का पोर्शन सेम है ऐसे कैसे एजिटिव। तो D से बना है D गिल्सरी एल्डिहाइड से, तो ये भी D गिल्सरिक एसिड हो गया। इसका हेलोजिनेशन किया तो नीचे Br नीचे वाला भी चेंज हो गया, ठीक है कि ना।
तो और फिर उसका रिडक्शन कर दिया, देन ये आ गया आपके पास, तो ये डी लैक्टिक एसिड आ गया। तो डी ग्लिसरॉल्डिहाइड से हमने डी लैक्टिक एसिड बना लिया, पहले ग्लिसरिक एसिड बना फिर लैक्टिक एसिड बन गया, ठीक है ना। तो डी से ये डेराइड हुए किससे, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड से डेराइड हुआ ये, उससे डेराइड हुआ ये, उत्पन्न हुआ बना। तो एक कंपैरिजन चल रहा है यहाँ पे, ठीक है कि नहीं। तो यही है इसमें, और बाकी कुछ खास नहीं है। अब हम बात करते हैं रैसमिक मिक्सचर एंड रैसमिजाइजेशन। तो रैसमिक मिक्सचर देखो क्या होता है, इसको आप समझ लीजिए अच्छे से कि मैं एक बार थोड़ा सा रिपीट करता हूँ चीज़ें। कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज, जिनको हम बोलते हैं डी टाइप। और कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, जिनको हम बोलते हैं एल टाइप, ठीक है कि नहीं, क्लियर। ये डी टाइप डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ये एल टाइप लावो रोटेटरी है, ठीक है कि नहीं। अब अगर मैं एक सॉल्यूशन बनाऊं जिसके अंदर ये डी टाइप का सॉल्यूशन भी डाल दूं, जिसमें एल टाइप का सॉल्यूशन कंपाउंड भी डाल दूं, और दोनों की क्वांटिटी मैं कर दूं 50-50%, ये भी 50% कर दूं, ये भी 50% कर दूं, देन एक तो रोटेट करेगा उसको क्लॉकवाइज प्लेन पोलराइज को, दूसरा उसको उतना ही वापस से एंटी क्लॉकवाइज कर देगा। इट मीन्स ये पहले क्या थे, ऑप्टिकल एक्टिविटी थे पहले तो ये, लेकिन जब इनको 50-50% में अपन ने मिक्स किया तो एक क्लॉकवाइज घुमा रहा है, दूसरा वापस उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। इट मीन्स प्लेन पोलराइज घूम ही नहीं रही है। इट मीन्स वो क्या हो गया, ये मिक्सर क्या हो गया आपका, नॉन ऑप्टिकल एक्टिविटी हो गया, और इसी मिक्सर को बोलते हैं रैसमिक मिक्सर, ठीक है कि नहीं। रैसमिक मिक्सचर बनाने की जो प्रॉपर्टी होती है, बनाने का जो प्रोसेस होता है, उसमें रैसमिनाइजेशन बोलते हैं, क्लियर। आगे बात समझ में। हाँ, तो इस तरीके से हम रैसमिक मिक्सचर से एग्जांपल आप देख सकते हो। आपने SN1 और SN2 रिएक्शन में भी आपने देखा होगा रैसमिक मिक्सचर। ये SN2 के अंदर देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, ये फ्रंट से यहाँ पे ये आपका एल्किल हैलाइड है, ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करा, तो ये बैक साइड से अटैक कर रहा है, फ्रंट से भी कर सकता है। तो यहाँ पे दो टाइप के कंपाउंड बनेंगे, ये देखिए, एक तो ये और ये इसका मिरर इमेज समझ सकते हो, ये फ्रंट साइड से, ये बैक साइड से डी और एल रूप है। तो ये इन दोनों का जो है 50-50% अगर बात करें तो ये रैसमिक मिक्सचर बन जाता है इन दोनों का। SN2 रिएक्शन में आपने पढ़ा होगा। यहाँ पे है सेपरेशन ऑफ रैसमिक मिक्सचर, सिंपल सा है, इतना बड़ा आपको ध्यान नहीं रखना है। जो मैं बता रहा हूँ वो आप सुन लीजिए कि फर्स्ट जो मेथड है मैकेनिकल मेथड, इस मेथड में क्या होता है कि जो डी और एल है ना, जो अपने रैसमिक मिक्सचर बना रखा है, उनका स्ट्रक्चर कुछ, उनका जो क्रिस्टल उनकी जो क्रिस्टल है उनका शेप अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए डी का शेप क्रिस्टल है वो ट्रायंगल शेप में, और एल का जो क्रिस्टल है वो गोल शेप में है। देन इनको क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू और फोर्सिप से जो है चिमटी से पकड़ पकड़ के उठाते हैं। जो ट्राइंगल वाले हैं उन सबको पकड़ पकड़ के उठा लेंगे, अलग कर लेंगे, ठीक है कि नहीं, और ये फिर अलग हो जाएगा। ये मैकेनिकल प्रोसेस है, बट ये इस प्रोसेस के अंदर टाइम बहुत लगता है, क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से एक एक करके आपको क्रिस्टल हटाने हैं, डी टाइप के या एल टाइप के कोई से भी जो क्रिस्टल है, तो उनमें टाइम बहुत लगेगा। दूसरा है बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड में क्या किया जाता है, जैसे ये मिक्सर अपन ने कर लिया डी और एल का, अब इसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोड़ा जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट, जैसे कि ईस्ट अपन ने डाल दिया, ईस्ट अपन ने इसमें डाला, तो वो ईस्ट क्या करेगा, किसी एक टाइप का जो आइसोमर है उसको खा जाएगा अपने फूड के रूप में। तो मान लीजिए कि उसने जो है एल का फूड करता है, वो एल को फूड के रूप में लेता है, तो इस एल वाले जो कंपाउंड है इसको पूरे को खा जाएगा। तो इस सॉल्यूशन में बचेगा क्या, केवल डी बचेगा, ठीक है कि नहीं। इट मीन्स ये आपका हो गया डी टाइप का बच गया इसमें केवल, और एल वाले को पूरा वो खा चुका है। अब इसके भी कुछ लिमिटेशन है, यही आप समझ ही गए होंगे कि एल वाला पूरा उसने डिस्ट्रॉय कर दिया तो इसमें तो बहुत नुकसान हो गया, ठीक है कि नहीं। और इसके लिए इसके अलावा डाइल्यूट करना पड़ता है, इस सॉल्यूशन को डाइल्यूट करना पड़ता है, फिर काम होता है, और फिर वो आपको वापस से उसको वो करना पड़ेगा। डाइल्यूट करने के बाद में क्या करना पड़ेगा, वापस से उसको कंसंट्रेट करना पड़ेगा। तो बड़ा प्रोसेस है और कॉस्टली पड़ता है ये। फिर इसके थर्ड अगर हम बात करें तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी मेथड, जो एब्जॉर्प्शन पे ही बेस है, ये सॉल्यूशन है, और इस सॉल्यूशन के अंदर ये अपन ने यहाँ पे सरफेस पे अपन ने क्रोमेटोग्राफी पेपर लगा दिया,
ठीक है कि नहीं। तो ये क्या करता है, ये डी और एल जो है इनको एब्जॉर्ब करेगा। मान लीजिए डी की प्रॉपर्टी यहाँ तक एब्जॉर्ब होने की है, तो ये डी यहाँ आ जाएगा, एल की ज़्यादा है कुछ तो एल यहाँ आ जाएगा, दोनों अलग अलग सेपरेट हो गए, इनको अलग कर लिया जाता है। और तीसरा थर्ड प्रोसेस जो है वो है केमिकल प्रोसेस, जो मैंने यहाँ लिख रखा है, आप यहाँ देख लीजिए। केमिकल प्रोसेस के अंदर अगर सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं तो वो नॉन सेपरेबल है, वो उनको सेपरेट नहीं कर सकते। और अगर डिस्टीरियो आइसोमर्स हैं जिनकी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं तो उनको सेपरेट कर सकते हैं हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू। हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस कराएंगे जिसमें कि एल टाइप अलग और डी टाइप अलग हो जाएगा। इससे आगे का टॉपिक आपका 40% सिलेबस में हट गया है, आप यहाँ तक पढ़ सकते हैं और कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो डिस्कस कर लेना।